हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु शिष्य एकेडमी। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैं आपको लेके आया था नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की कैलकुलेशन किसी गिवन मास ऑफ सब्सटेंस में। उम्मीद है आपको वो लेक्चर पसंद आया होगा और आप लोगों का जो रिस्पॉन्स रहा है लास्ट लेक्चर में उसको देखकर मैं बहुत उत्साहित हूं और आप सभी का आभार। ये लेक्चर मैं लेकर आया हूं बच्चों आपके लिए इक्विवेलेंट वेट पर बेस्ड। इक्विवेलेंट वेट पर बेस्ड काफी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसको लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कैसे उसको सॉल्व किया जाए, और इक्विवेलेंट वेट को आगे हम कई और कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करते हैं। जैसे इक्विवेलेंट वेट से ही आगे आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स की प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और नॉर्मेलिटी जैसे सभी कॉन्सेप्ट्स में इक्विवेलेंट वेट की जरूरत पड़ती है। तो इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट हम यहां समझते हैं और इसको मैं सीक्वेंस में 3 से 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करूंगा, जिसमें आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 इस तरह से आपको मिल जाएंगे। इक्विवेलेंट वेट, फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, फिर लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और नॉर्मेलिटी। इस तरह के सीक्वेंस में ये आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट की बेसिक डेफिनेशन अगर हम देखें जो हमें लोअर स्टैंडर्ड्स में मिलती है 9-10 स्टैंडर्ड में, वहां पर इक्विवेलेंट वेट को हम डिफाइन करते हैं दैट वेट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंबाइंस विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम क्लोरीन एटसेट्रा। ये बेसिक डेफिनेशन हमें 9-10 स्टैंडर्ड तक पढ़ाई जाती है, वहां से हम ये नॉलेज लेकर आगे आते हैं। लेकिन वो 11th और 12th स्टैंडर्ड में या कंपटीशन में वो एनफ नहीं रहती है। यहां पर जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो यहां सब्सटेंस सिर्फ एटम्स की फॉर्म में नहीं मिलेगा, एलिमेंट्स की फॉर्म में नहीं मिलेगा। यहां पर आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, आयंस मिलेंगे, सॉल्ट्स मिलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स मिलेंगे, एसिड्स मिलेंगे, बेसिस मिलेंगे। उन सभी के इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाले जाते हैं आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो बच्चों, इक्विवेलेंट वेट का एक बेसिक फॉर्मूला, बेसिक डेफिनेशन जो है ई, वो है सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट या फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। इसको शॉर्ट में लिखते हैं MWT डिवाइडेड बाय NF। ये इक्विवेलेंट वेट का एक बेसिक फॉर्मूला आपको दे रहा हूं। इससे आप किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकाल पाएंगे। यहां पर आपको n फैक्टर, ये जो टर्म है इसको समझना होगा। हम किसी भी सब्सटेंस के लिए n फैक्टर कैसे निकालते हैं। कोई भी सब्सटेंस, एलिमेंट दिया हो, आयन दिया हो, सॉल्ट दिया हो, एसिड या बेस, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स, इनको आप n फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। n फैक्टर या वैलेंस फैक्टर कहते हैं इसे। ये अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। इसमें मैं आपको एक टेबल दे देता हूं छोटी सी, जिसमें डिफरेंट सब्सटेंस के n फैक्टर्स क्या लेने हैं वो आ जाएंगे। जैसे यहां पर सब्सटेंस क्या लेना है और उसके लिए n फैक्टर क्या लिया जा सकता है, ये एक छोटी सी टेबल के जरिए हम यहां सीखेंगे। जैसे सब्सटेंस, अगर यहां पर कोई एलिमेंट है तो उसका n फैक्टर उस एलिमेंट की वैलेंसी, इससे ले सकते हैं आप, वैलेंसी होती है। अगर वो सब्सटेंस कोई आयन है तो आयन दोनों टाइप के हो सकते हैं, कैटायन और एनायन। दोनों ही आयंस के लिए जो n फैक्टर होता है वो पॉजिटिव चार्ज फॉर कैटायन एंड नेगेटिव चार्ज फॉर एनायन। आपको केवल मैग्नीट्यूड लेना है, दैट इज चार्ज ऑन आयन। बट यहां साइन कंसीडर नहीं करना है, आपको मैग्नीट्यूड लेना है। थर्ड,
अगर वो सब्सटेंस कोई सॉल्ट है तो उस सब्सटेंस के लिए आप यहां पर सॉल्ट में दोनों आयन होंगे, पॉजिटिव चार्ज कैटायंस, नेगेटिव चार्ज एनायंस, तो आपको टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लेना है। दैट इज चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप कैटायंस का टोटल चार्ज ले लीजिए, एनायंस का टोटल चार्ज ले लीजिए और टोटल चार्ज ही इसका एन फैक्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम कोई एसिड लें। एसिड के लिए एन फैक्टर बेसिसिटी होता है बच्चों। बेसिसिटी, एसिड जब बेस से रिएक्शन कर रहा होता है या एसिड को जब आप वाटर में डालते हैं तो वो कितने हाइड्रोजन आयन देगा पर मॉलिक्यूल, वही इसकी बेसिसिटी है। किसी रिएक्शन में कितने H पॉजिटिव आयंस देगा एसिड, वो इसकी बेसिसिटी है। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयंस। देन बेस, बेस के लिए ये एसिडिटी कहते हैं। एसिडिटी, बेस कितने OH नेगेटिव आयंस एसिड के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाएगा, या बेस को वाटर में डालने पर उसके कितने OH नेगेटिव आयंस पर मॉलिक्यूल निकलते हैं, वो एसिडिटी है। देन लास्ट वन, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स बच्चों, इसके लिए हमें देखना होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का एक मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करवाएगा रेडॉक्स रिएक्शन में, वही होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज जो है ये आपको ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स का एन फैक्टर दे देगा। ठीक है, अब हम इन सभी को वन बाय वन देखते हैं एग्जांपल्स के जरिए। जैसे आपको सबसे पहला मैं एलिमेंट, इसके एन फैक्टर्स कैसे लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स के एग्जांपल के जरिए देखते हैं हम इसको। लाइक जैसे यहां पर एलिमेंट्स और उसके एन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, देखें। एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, यही इसका एन फैक्टर है। ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी ऑक्सीजन की 2 होती है, यही इसका एन फैक्टर है। मैग्नीशियम वैलेंसी 2, कैल्शियम वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम वैलेंसी 3। तो ये इन एलिमेंट्स की वैलेंसी को देखकर आप जो है इसका एन फैक्टर निकाल सकते हैं। अब इससे आप इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप जरा देखें। एलिमेंट, इसके लिए इक्विवेलेंट वेट डायरेक्ट मैं यहां पर ले रहा हूं। इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट्स के लिए क्या आएगा, एलिमेंट्स के टर्म्स में होता है ये एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो हाइड्रोजन के लिए इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1, दिस इज 1। ऑक्सीजन के लिए इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 16 एटॉमिक मास है डिवाइडेड बाय 2, 8। मैग्नीशियम के लिए इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 बाय 2, दिस इज 12। कैल्शियम के लिए एटॉमिक वेट 40 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 20। एल्यूमिनियम के लिए एटॉमिक वेट 27 divided by 3, this is 9. So this way we can calculate atomic weight of equivalent weight of elements, right? इसी तरह से अगर हमें equivalent weight, सेकेंड एग्जांपल देखें आप। equivalent weight आयन के लिए, अगर वो सब्सटेंस आयन है, आयन,
तो आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आयन का एन फैक्टर देखें। एन फैक्टर क्या बताया गया है? आयन पर जितना चार्ज आएगा, आयन पर जितना भी चार्ज आता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड ही एन फैक्टर होता है। तो इसका एन फैक्टर देखेंगे हम, एंड साथ ही साथ इसका इक्विवेलेंट वेट भी हम देखेंगे आयन के लिए। देखिए बच्चों, आयन में मैं कुछ सिंपल एग्जांपल लेता हूं, लाइक Na पॉजिटिव सोडियम आयन। आप देखिए सोडियम आयन पर +1 चार्ज है, तो एन फैक्टर बच्चों इसका होगा 1। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए सोडियम आयन का आयनिक मास, यहां पर होगा आयनिक मास, आयनिक मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, क्योंकि आयन है तो उसके लिए आयनिक मास डिफाइन होगा। तो यहां इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 1, 23। इसी तरह से अब आप देखें कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन 2 आ जाएगा, और ये आयनिक मास 40 डिवाइडेड बाय 2, 20। बच्चों, आयनिक मास किसी भी आयन के लिए उसके एटम्स का एटॉमिक मास ही होता है, क्योंकि आयन बनते समय जो ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता है जब आप किसी आयन को यहां पर कंसीडर करते हैं मास के लिए। तो आयन में इलेक्ट्रॉन्स का मास कंसीडर ना होने की वजह से इसका जो आयनिक मास आएगा वो भी 40 ही आएगा। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आयनिक मास क्या होगा, इसमें वो घटा देते हैं, 2 घटा देते हैं। मैंने देखा है स्टूडेंट्स गलती करते हैं, यहां 40 की जगह 38 ले लेते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट, आप इसमें कोई पॉलीएटॉमिक आयन भी ले सकते हो, लाइक हाइड्रोक्साइड आयन, एन फैक्टर 1, चार्ज -1 है, और इसका आयनिक मास 17, 16 फॉर ऑक्सीजन, 1 फॉर हाइड्रोजन, 16 + 1, 17। नेक्स्ट, कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव, चार्ज 2, एन फैक्टर 2 हो गया, और इसका आयनिक मास आएगा कार्बोनेट का आयन का आयनिक मास टोटल आप निकाल सकते हैं, 12 फॉर कार्बन, 16 × 3 फॉर ऑक्सीजन, टोटल 48 + 12 that is 60, 60 by 2, this comes 30. Similarly, take say ammonium ion, NH4 positive, n factor 1, बहुत इजी है अब आपके लिए, 18 डिवाइडेड बाय 1। इस तरह से आप आयंस का आयनिक मास निकाल सकते हैं। बच्चों, हमने इस वीडियो में अब तक देखा है कैसे हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस का। मैंने 2 एग्जांपल्स भी ले लिए हैं अभी आपके, एलिमेंट का और आयन का। और अब इसके आगे के जो पार्ट हैं, जैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट्स, बच्चों इसको हम इसी से कनेक्टेड नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद मैं 2-3 पार्ट में इसको सिखाऊंगा, क्योंकि एक ही साथ बहुत सारी कंटेंट हो सकता है आपको प्रॉब्लम करे, जल्दी नहीं समझ में आए। ठीक है, तो इसके जरिए मैंने आपको एलिमेंट्स और आयन, इसके इक्विवेलेंट मासेस कैसे निकालेंगे, इसके एप्लीकेशंस भी आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा, कैसे इनके एप्लीकेशंस, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। राइट, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सॉल्ट, एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। थैंक यू सो मच।